स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आज की इस वीडियो में हम अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? तो देखिए ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो सीधा इसका उत्तर देखेंगे और इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1897 में। 1893 में शिकागो जाते हैं विश्व धर्म सम्मेलन में और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट किया है और ये RAS प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1897। अगला प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? देखिए ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शंस क्या हैं? ए राजा राम मोहन राय की पत्नी, बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, ऑप्शन सी है विवेकानंद की माँ, या फिर ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन की पुत्री। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि शारदा मणि जो है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। कौन थी शारदा मणि? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुआ था। जब रामकृष्ण परमहंस 23 वर्ष के थे तब शारदा मणि या शारदा देवी 5 वर्ष की थी और उनका विवाह उनके साथ कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पास ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, या फिर ऑप्शन डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। आप इसे देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं एक ट्रिक से कि जिसके नाम में स्वयं ही ईश्वर है तो वो ईश्वर जो खुद ही ईश्वर है वो ईश्वर को जानने के लिए क्या करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसका कथन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन है आपके पास ए सिस्टर निवेदिता, बी सावित्रीबाई फुले, सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिस्टर निवेदिता, जो कि रामकृष्ण परमहंस का यानी कि रामकृष्ण मिशन चलाया था स्वामी विवेकानंद ने, उससे जुड़ी थी कौन? सिस्टर निवेदिता। और उन्होंने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। तो देखिए जो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स में। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ऑप्शन है आपके पास ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज, या फिर ऑप्शन डी बहुजन समाज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? तो देखिए 1875 में इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। कहाँ पर की थी? तो देखिए यह भी हमें याद रखना है, बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ब्रह्म समाज हम पढ़ चुके हैं, इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो किसके द्वारा? तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज, इस पर भी हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए अब यदि यहाँ पर हम बात करें तो दयानंद सरस्वती, जिनका वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था मूलशंकर। उन्होंने अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और इन्होंने क्या कहा था? वेदों की तरफ लौटो या वेदों पर लौटो। ये स्टेटमेंट किसका था? ये भी आपको याद रखना है।
वेदों की ओर लौटो या फिर गो बैक टू वेदास, ये किसने कहा था? ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए आगे यदि हम बात करें, आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, यानी कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पर हो रहा था उसके अगेंस्ट में हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ? लाहौर में स्थापित किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं आपके किससे रिलेटेड? आर्य समाज से रिलेटेड। ये आपको याद रखने हैं क्या क्या? तो देखिए सबसे पहले आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? आर्य समाज स्थापित किया गया आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर कब स्थापित किया गया? दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है। तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इसे स्थापित किया गया था आपके कब? 1875 बॉम्बे में। फिर एक और चीज़ कि इसका मुख्यालय कहाँ था? तो वो था आपके लाहौर में। कब स्थापित किया गया? 1877 में स्थापित किया गया। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड जो हमें यहाँ पर याद रखने हैं। अब अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन दिए गए हैं: ए 1865, बी 1870, सी 1875 या फिर ऑप्शन डी 1880। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1875 में। किसके द्वारा? हमने अभी बात करी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो ये दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की 1875 में, ये हमको याद रखना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके पास: ए रानाडे, बी दयानंद, सी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। रानाडे ने किसकी स्थापना की? तो रानाडे ने स्थापना करी थी आपके प्रार्थना समाज की। ये भी फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन है आपके पास: ए रामकृष्ण परमहंस, बी रामानुज, सी स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या कहा था? गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर वापस लौटो। ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा इनका यह भी मानना था कि वेद ही जो हैं वे समस्त ज्ञान का स्रोत हैं। ये भी किसका मानना था? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि जो समस्त ज्ञान है इस दुनिया का वह वेदों में पहले से ही है, तो हमें वेदों की तरफ वापस जाना चाहिए। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें विस्तार में, तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जिसकी हमने बात की थी। क्या नारा था उनका? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, यानी कि गो बैक टू वेदास। उत्तर वैदिक काल से आज तक सभी अन्य मतों को उन्होंने पाखंड या झूठे धर्म की संज्ञा दी। 1867 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडिनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत और दैवीय हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया तथा वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत हैं। ये नारा भी किसके द्वारा दिया गया? ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती को धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण ही भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर
किसके बारे में? स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो देखिए हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और वेदों की ओर इनका विशेष बल था कि वेदों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या कहते थे? इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो और वेदों में ही समस्त वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। यह भी उनके द्वारा कहा गया। दूसरी चीज़, 1867 में उन्होंने जो झूठे धर्म है उनका खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। यह भी हमें याद रखना है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। यह आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन रॉय, बी दयानंद सरस्वती, सी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, यानी कि गो बैक टू वेदास, और वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो देखिए अभी हमने चर्चा करी थी कि इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है और यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शन है आपके पास ए राजा राम मोहन रॉय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी दिया गया है स्वामी विवेकानंद द्वारा और ऑप्शन डी है आपके पास स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश जो उनकी पुस्तक है वह लिखी थी। इसके बारे में हम राजस्थान हिस्ट्री में भी बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से उदयपुर में से लिखा गया, अजमेर की प्रेस से ये प्रिंट हुई थी। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए मूल शंकर, इनका वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर, यानी स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में कहाँ हुआ? गुजरात की मोरबी रियासत में हुआ था। एक ब्राह्मण कुल में उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में हमने अभी बात करी थी, उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। फिर 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और उनके विचार उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखे जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उनकी अन्य रचनाओं में और कौन कौन सी रचनाएं उनकी शामिल हैं? तो देखिए पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको उनकी जो रचनाएं हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की वो बताई गई हैं, तो इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला हमें उनकी पुस्तक याद रखनी है। पुस्तक का नाम क्या है? तो उनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। फिर हम यदि बात करें कि और कौन कौन सी रचनाएं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई हैं, तो उसमें पाखंड खंडन, जो कि आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पाखंड खंडनी पताका उन्होंने लहराई थी, तो उसी के ऊपर पुस्तक है। फिर वेदों के ऊपर उनका बहुत फोकस था, तो वेद भाष्य भूमिका और ऋग्वेद भाष्य। फिर अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि और वल्लभाचार्य मत खंडन, यानी कि और जो मत थे उनका भी उन्होंने खंडन किया था। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं आराम से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन रॉय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी स्वामी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, तो देखिए ये हमने अभी किया। इसके सही उत्तर यहाँ पर यदि आप देखेंगे ऑप्शंस में क्या क्या है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी निश्चलाचंद, स्वामी चिन्मयानंद और स्वामी हरिदास या फिर ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक हैं आपके स्वामी
दयानंद सरस्वती, ये इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन है आपके पास ए आर्य समाज की, बी ब्रह्म समाज की, सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, या फिर ऑप्शन डी प्रार्थना समाज की। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। और आर्य समाज की स्थापना भी किसने करी? दयानंद सरस्वती ने। तो सत्यार्थ प्रकाश किस से संबंधित है? तो ये है आपके आर्य समाज से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो देखिए इसका उत्तर हम जानते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। कई बार हम ये कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन है आपके पास ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी देव समाज, या फिर ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। अब देखिए यदि यहाँ पर हम थोड़ी बात करें तो आर्य समाज जो कि 1875 में बना था, इसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? तो देखिए यह ऐसे हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने का आंदोलन था जिन्होंने किसी कारणवश या विवशतावश कोई और धर्म अपना लिया हो, मुस्लिम, ईसाई, इस प्रकार का यदि कोई और धर्म उन्होंने अपना लिया था तो उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का जो आंदोलन था उसे शुद्धि आंदोलन कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, किसके द्वारा चलाया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो वहाँ पर धर्म परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु क्या चलाया गया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन उनके द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। कथन क्या है देखते हैं, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण देखते हैं, तो देखिए कारण क्या है? आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। अब यहाँ पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो देखिए कथन देखते हैं पुनः, आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की। और कारण है, आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखें तो आपका कथन यानी कि ए भी सही है और कारण यानी कि रीज़न आर भी सही है, लेकिन आर जो है कारण वो आपके कथन की व्याख्या सही से नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी हम इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं और फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि एक चीज़ तो हम ये कर चुके हैं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की 1875 में मुंबई में, इसकी बात हम कर चुके हैं। इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था जो वैदिक संस्कृति है उसको पुनः स्थापित करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा इन्होंने जो यदि आप देखें तो वेदों की ओर वापस ले जाने का कार्य किया, यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुओं में एक आत्मविश्वास भी उन्होंने जगाया था। और इन्होंने क्या किया कि जो आपके श्रेष्ठता है, हिंदुओं की जो श्रेष्ठता थी हमारे कल्चर की, संस्कृति की, उसको भी इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया वेस्टर्न कल्चर के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें इनके बारे में याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर के द्वारा 1875 में बम्बई में की गई थी। ये हम बात कर चुके हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था देखिए वो देखते हैं। पहला,
प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना तथा भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करना। इसके साथ साथ हिंदुओं में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ये सभी क्या थे? ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य थे। अब आर्य समाज ने हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया। क्या किया? हिंदू श्रेष्ठता के सिद्धांत को स्वीकार किया एवं श्वेत जातीय श्रेष्ठता के सिद्धांत को नकारा था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि क्या क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया और क्या क्या नेग्लेक्ट यानी कि उन्होंने नकार दिया। तो देखिए मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो पहला था आपका प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना की जाए। दूसरा, भारत को धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना है। और तीसरा कि हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को पुनः जागृत करना है। इसके अलावा आपको यह काम भी करना था कि उन जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो इस चीज़ को मानते थे कि हिंदू संस्कृति सबसे बेहतरीन है और यहाँ पर ये जो वेस्टर्न कल्चर है वह हिंदू संस्कृति से बेहतर नहीं है। तो ये किसका मत था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मत था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? ऑप्शन है आपके पास ए लोकमान्य तिलक, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती का ऐसा कहना था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्वराज जो शब्द है वह भी सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो देखिए एक फैक्ट और आप यहाँ लिख लीजिए, स्वराज शब्द जो है वह सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? तो वह दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को एक अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी और या स्वराज का विशेष महत्व था। तो देखिए स्वराज या स्वदेशी ये दोनों जो हैं किसके द्वारा दिए गए? ये दोनों शब्द ही आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिए गए। राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। यानी कि उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें स्वराज या स्वदेशी राज्य की उनकी मान्यता थी। और क्या थी कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी कहीं ना कहीं बेहतर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो देखिए एक फैक्ट यहाँ भी है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है ए राजा राम मोहन रॉय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी दिया गया है बाल गंगाधर तिलक। ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हमने अभी आपको बताया था, और उन्होंने हिंदी को भी राष्ट्रभाषा माना। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आपके लिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। 1 तुलसीदास, 2 राजा राम मोहन रॉय, 3 स्वामी विवेकानंद और 4 दयानंद सरस्वती। तो देखिए इन सभी का हमें कालानुक्रम में इन्हें रखना है, यानी कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे अंत में आया, ये चीज़ यहाँ पर हमें बतानी है। तो देखिए इन सभी में आप बिना इनका ईयर जाने कह सकते हैं कि तुलसीदास जी जो हैं वो सबसे पहले थे इनमें, यानी कि 1 नंबर पर। फिर यदि हम बात करें तो देखिए राजा राम मोहन रॉय, ये 1833 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, और विवेकानंद सरस्वती हम जानते हैं 1902 तक चलते हैं। फिर दयानंद सरस्वती आपके 1883 तक। तो यानी कि यहाँ पर यदि आप देखें तो राजा राम मोहन रॉय आपके 2 नंबर पर आएंगे, फिर आपके स्वामी विवेकानंद आएंगे 4थे पर, और 3रे पर दयानंद सरस्वती, यानी कि 1 2 4 3। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 3 4, या फिर ऑप्शन डी 2 3 4 1। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3, ये आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए यहाँ भी यदि देखें तुलसीदास जी का काल 16वीं शताब्दी है, राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833, दयानंद सरस्वती
1824 से 1883 और विवेकानंद 1863 से 1902। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके पास, ए आत्माराम पांडुरंग ने, बी ज्योतिबा फुले ने, सी एम.जी. चंद्रकांत ने, या फिर ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग जो हैं उनके द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी? देखिए इसकी बात करें तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग और जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं केशव चंद्र सेन, केसी सेन, इन दोनों के द्वारा 1867 में आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए आगे हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। किसकी प्रेरणा से? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। और एम.जी. रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े तथा इसके मुख्य संचालक बने थे। फिर यदि हम आगे चर्चा करें तो इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, तीसरा विधवा विवाह, चौथा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। ये सभी क्या थे? ये सभी इसके मुख्य उद्देश्य थे। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है किसके बारे में? प्रार्थना समाज के बारे में। तो क्या क्या फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं? सबसे पहले प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसकी इंस्पिरेशन से? तो देखिए आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। कब की गई? 1867 में की गई। फिर महादेव गोविंद रानाडे, एम.जी. रानाडे क्या थे? वे इससे 1869 में जुड़े थे और इसके मुख्य संचालक थे। यदि हम बात करें प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे, तो इसके प्रमुख उद्देश्य थे जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की वैवाहिक आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ये सभी इसके प्रमुख क्या थे? इसके प्रमुख जो आपके क्या हुए? इसके प्रमुख उद्देश्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास, ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन रॉय, सी स्वामी सहजानंद, या फिर ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये आपका डिलीटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? यहाँ पर उत्तर होगा आपका आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो हैं वे इसके क्या थे? उन्होंने आपकी प्रार्थना समाज के वे संस्थापक थे। बाद में 1869 में उससे कौन जुड़े? एम.जी. रानाडे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है, ए आत्माराम पांडुरंग, बी तिलक, सी एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? मुख्य संचालक, ध्यान देना है इस पर। ऑप्शन नंबर ए आर.जी. भंडारकर, बी एम.जी. रानाडे, सी पंडिता रमाबाई, या फिर ऑप्शन डी गोपाल गणेश आगरकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एम.जी. रानाडे। कब इन्होंने ज्वाइन किया प्रार्थना समाज को? तो देखिए 1869 में इन्होंने प्रार्थना समाज ज्वाइन किया और ये उसके मुख्य संचालक बने। हमने फैक्ट्स में इस चीज़ को भी कवर किया था। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? ऑप्शन है आपके पास, ए वल्लभ भाई पटेल, बी दादा भाई नेरोजी, सी शिवनारायण अग्निहोत्री, या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो देखिए 1887 में इसकी स्थापना की गई। और कहाँ की गई? लाहौर में। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? ये 2-3 चीज़ें आपको देव समाज के बारे में याद रखनी है कि इसकी स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री ने 1887 में लाहौर में की। अब देखिए यहाँ पर भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए देव समाज की स्थापना 1887 में शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई। कहाँ पर?
लाहौर में। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। कौन थे? ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी। अब ऐसी चीज़ें आपसे वो स्टेटमेंट में देके पूछ सकता है शिव नारायण अग्निहोत्री के बारे में। फिर देखिए आगे, इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कर्यों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। वर्ष 1913 के बाद शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक अधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन की सार्वजनिक लोकप्रियता खत्म हो गई। किसके नियुक्त करने के बाद? देवानंद, जो कि द्वितीय पुत्र था शिवनारायण अग्निहोत्री का। उन्होंने जब इसको अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया, उसके बाद से ही देव समाज जो है वह लोकप्रियता खो गया। तो देखिए यहाँ पर देव समाज से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके शिवनारायण अग्निहोत्री। इसको स्थापित कब किया गया? 1887 में। कहाँ? लाहौर में। मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? तो देखिए मुख्य उद्देश्य थे इसके कि गुरु की महत्ता, आत्मा की अमरता, प्रभु की सत्ता, इस प्रकार से। और शिवनारायण अग्निहोत्री कौन थे? तो वो पहले ब्रह्म समाज के मेंबर रह चुके थे, उसके अनुयायी रह चुके थे। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? इंपॉर्टेंट है आपके लिए सत्यशोधक समाज। ऑप्शन है आपके पास: ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ये हमें याद रखना है। और ये इनका जो आंदोलन था वो किस चीज़ के लिए था? गैर ब्राह्मण आंदोलन था। ब्राह्मणों की जो सत्ता थी उसके खिलाफ इसका आंदोलन था। कुछ समय पहले इन पर एक मूवी भी आई है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इनकी एक पुस्तक भी थी, उसका भी नाम आपको याद रखना है। इनकी बुक कौन सी थी? तो इनकी बुक थी गुलामगिरी करके इनकी एक पुस्तक थी, इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और जो काफ़ी डिटेल्स हैं वो इनके बारे में हम जब सब्जेक्ट की क्लास करेंगे तो वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग वे में इनको कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी, जिसका भी आपको नाम बताया, और अपना संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों, निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके बारे में? ज्योतिबा फुले के बारे में। क्या क्या? तो इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी और इनकी पुस्तक कौन सी थी? गुलामगिरी। ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो आपको इनके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके पास: ए BR अम्बेडकर, बी संतराम, सी ज्योतिबा फुले, या फिर ऑप्शन डी भास्कर राव जाधव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन दिए गए हैं: BR अम्बेडकर, केशव चंद्र सेन, पंडिता रामाबाई और ज्योतिबा फुले। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं: ए BR अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी दिया गया है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है पेरियार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले जो है लेखक हैं किसके? गुलामगिरी नामक पुस्तक के। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था? तो देखिए इसको हम कर चुके हैं। इसका सही उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? ऑप्शंस हैं: ए गोपाल मंडली, बी श्री नारायण सभा, सी सत्यशोधक समाज, या फिर ऑप्शन डी महाजन सभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यशोधक समाज की स्थापना उनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी इसकी भी हमने चर्चा करी। तो इसकी स्थापना की गई 1873 में। कब? 1873 में। वर्ष भी आपको याद रखना है, ईयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? ऑप्शन है ए प्रार्थना समाज का, बी सत्यशोधक समाज का, सी आर्य समाज का, या फिर ऑप्शन डी रामकृष्ण मिशन का। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक क्या है कि यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिन सभी के ऑप्शंस में नाम दिए गए हैं ये सभी जो आंदोलन हैं या समाज थे ये आपके संबंधित रहे सामाजिक आंदोलनों से जिनमें उन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया और वहाँ पर पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए भी कार्य किया। लेकिन मुख्य रूप से कार्य किसने किया था? तो वो किया था आपके सत्यशोधक समाज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सत्यशोधक समाज। कब स्थापित किया गया? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। आप देखिए यहाँ पर यदि आप देखें तो पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का मुख्य कार्यक्रम था। इसकी स्थापना हम देख चुके हैं 1873 में किसने? ज्योतिबा फुले ने की। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। अपनी ब्राह्मण विरोधी गतिविधियों का संगठित रूप से प्रसार करने के लिए उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक तथा गुलामगिरी, तो देखिए गुलामगिरी हम कर चुके थे, और दूसरी पुस्तक कौन सी थी इनकी? सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? ऑप्शन दिए गए हैं। ए एम.जी. रानाडे, बी राजा राम मोहन राय, सी ताराबाई शिंदे, या फिर ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो ये हम कर ही चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। ऑप्शन दिए गए हैं। ए बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन, बी गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में एक किसान आंदोलन। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। सत्यशोधक समाज ने उसे संगठित किया था, जो 1873 में ज्योतिबा फुले ने बनाया। कहाँ पर? तो देखिए पुणे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे में। वहीं पर इनका जन्म भी हुआ था। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कहाँ की थी? पुणे, महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज से पहले भी इस देश में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन चले, किंतु सत्यशोधक समाज इन सबसे अलग एवं विशिष्ट है। इसमें ऊंचे वर्णों एवं श्रेणियों के प्रति पिछड़ी जातियों का विद्रोह प्रमुख था। बाकियों में ये बात कही गई थी कि जातिगत भेद मिटाना है, ये सारी चीज़ें करनी है, परंतु एक विद्रोह नहीं था उच्च वर्ग के प्रति, उच्च जातियों के प्रति। लेकिन ये आपके यहाँ पर जो आपका सत्यशोधक समाज ने आंदोलन चलाया उसमें था। अगला प्रश्न है ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो देखिए ये हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए श्रमिक संघ आंदोलन से, बी कृषक आंदोलन से, सी सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से, या फिर ऑप्शन डी जाति विरोधी आंदोलन से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। कौन? ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अब हम कई बार कर चुके हैं, सीधे उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। जब भारत में सभी लोग बात कर रहे थे किस चीज़ की? जब सभी लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सामाजिक सुधारों की, भेदभाव मिटाने की, सती प्रथा खत्म करने की, विधवा पुनर्विवाह चालू करने की, तो एक व्यक्ति था जो इन सब के उलट कह रहा था कि जो अभी तक सिस्टम थे वही रहने चाहिए, कोई भी सुधार की ज़रूरत समाज में नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ए राधाकांत देव, बी नेमई साधन बोस, ऑप्शन सी हेमचंद्र विश्वास, या फिर ऑप्शन डी हेमचंद्र डे। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राधाकांत देव। ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक धार्मिक सुधारों का जिन्होंने विरोध किया और जो रूढ़िवादिता थी उसका उन्होंने समर्थन किया था। ये हमें याद रखना है। और उनकी एक संस्था भी थी, उसका नाम भी आपको याद रखना है। इनकी संस्था कौन सी थी? तो इनकी संस्था थी धर्म सभा।
यह भी आपको यहाँ याद रखना है। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो देखिए राजा राधाकांत देव ने 1830 में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो इनकी जो संस्था है उसका भी नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? धर्म सभा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपके पास ए हरिदास स्वामी, बी शिवदयाल साहब, सी शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिवदयाल साहब जो हैं वे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक रहे हैं। अब यदि हम बात करें राधा स्वामी सत्संग आंदोलन कब हुआ, तो ये आपका 1861 में होता है। कब? 1861 में। किसने प्रारंभ किया? शिवदयाल साहब ने। और कहाँ पर? आगरा में। ये कुछ 3 फैक्ट्स हैं जो इसके बारे में आपको जरूर याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 में की गई। आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीदास, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वास्तविक नाम क्या था? तुलसीराम। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ यानी कि सत्संग तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है तथा यह भी कि सभी जन सच्चे हैं। यह पंथ मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता था। धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इनके आवश्यक कर्तव्य थे। तो देखिए यहाँ पर हमने किसकी बात की है? यहाँ पर आपने बात की है राधा स्वामी सत्संग की। सबसे पहली चीज़, कब स्थापित किया गया यह आंदोलन? तो यह हुआ आपके 1861 में। कहाँ होता है? तो इसकी हमने बात करी आगरा में। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? शिवदयाल साहब, या फिर इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था तुलसीराम, और ये एक बैंकर थे। फिर यदि हम बात करें तो आगे हमने क्या क्या चीज़ जानी कि इस मत को जो मानने वाले लोग थे वो एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों के साथ आदि चीज़ों में विश्वास रखते थे। ये यहाँ पर मेन बातें हैं इनके बारे में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? ऑप्शन है ए एम.जी. रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी पंडिता रामाबाई या फिर ऑप्शन डी गोपाल हरि देशमुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोपाल हरि देशमुख। इनकी एक मैगजीन निकला करती थी जिसका नाम था लोकहितवादी। उसी मैगजीन के नाम पर इनका नाम भी लोकहितवादी पड़ गया था। तो यह भी आपको याद रखना है गोपाल हरि देशमुख के बारे में। अब देखिए यहाँ पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए कहाँ से संबंधित? महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। लोकहितवादी क्या थी? इनकी एक पत्रिका थी। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के भी सदस्य रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया कि कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बनना है और वेस्टर्न एजुकेशन से नई चीज़ें सीखनी है। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया। ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 के दिल्ली दरबार में भी उपस्थित हुए थे। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो 1876 के दिल्ली दरबार में भी खादी के बने हुए कपड़े पहनकर उपस्थित हुआ, तो वे थे आपके गोपाल हरि देशमुख यानी कि लोकहितवादी। इनके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। कहाँ से संबंधित रहे थे? महाराष्ट्र से। पेशे से न्यायाधीश थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी सदस्य रहे हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास ए गोपाल हरि देशमुख को, बी महादेव गोविंद रानाडे को, सी ज्योतिबा फुले को या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
ए गोपाल हरि देशमुख को इस नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। ऑप्शन है आपके पास ए विष्णु परशुराम पंडित ने, बी ए मालावारी ने, सी गोपाल हरि देशमुख ने, या फिर ऑप्शन डी दादा भाई नेरोजी ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कौन? विष्णु परशुराम पंडित ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान चलाया था। इनमें आप दूसरे नाम से भी जानते हैं, इनका नाम क्या था? विष्णु शास्त्री। विष्णु शास्त्री के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व किसने किया? विष्णु परशुराम पंडित या विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो बी ए मालावारी जो थे ये बाल विवाह प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो बी ए मालावारी ने क्या किया था? बाल विवाह। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बी से ही बाल विवाह। तो उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए कार्य किया। और जबकि जो विष्णु शास्त्री थे उन्होंने किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह, और उसके लिए उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन भी फॉर्म किया था। तो ये फैक्ट्स आपको इनके बारे में याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन है आपके पास ए सर जमशेद जी, बी सर रुस्तम बहराम जी, सी नवलजी टाटा, या फिर ऑप्शन डी बहराम जी एम मालाबारी। और ये आपसे RAS प्री में पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बरहाम जी एम मालावारी जो हैं वे 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। अब यदि देखिए हम बात करें तो इन्होंने किसके विरुद्ध काम किया? तो इन्होंने चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के विरुद्ध काम किया था, जो कि हमने अभी आपको बताया कि बी से बरहाम जी एम मालावारी और बी से ही बाल विवाह, इसके विरुद्ध इन्होंने काम किया था। और इन्हीं के जो प्रयास थे उनसे क्या आया था? 1891 में, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आगे भी, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था। कौन सा है एक्ट? एज ऑफ कंसेंट एक्ट, शादी की उम्र के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बरहाम जी एम मालावारी का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ौदा। 1853 में हुआ। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि अभी आपको बताया था, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक फैक्ट याद रखना है बरहाम जी एम मालावारी के बारे में। अगला प्रश्न है द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1856, बी 1891, सी 1881, या फिर ऑप्शन डी 1905। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1891 में। किसकी मेहनत से? तो वहाँ पर बरहाम जी एम मालावारी की मेहनत से। अगला प्रश्न देखते हैं। उसका प्रधान संबल प्रिंसिपल ऑफ फोर्टे था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसके सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतिक व्यक्ति है, यानी कि किसके बारे में बात की गई है? तो देखिए ऑप्शन है ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी बरहाम जी मेरवान जी मालावारी, ऑप्शन सी देखते हैं महादेव गोविंद रानाडे, या फिर ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। और पूछा गया है UPSC में भी। तो देखिए इसका यहाँ पर यदि आप देखेंगे प्रश्न को एक और बार पुनः, तो देखिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है? बाल विवाह के विरुद्ध, पर्दा प्रथा के विरुद्ध, इसके अलावा सामाजिक समस्याओं पर, और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए आप इसे यहीं से कर सकते हैं। यह किया था MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद
रानाडे ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यदि बात करें भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, उसकी स्थापना 1887 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। देखिए अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना 1887 में एमजी रानाडे, किसने? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बहुविवाह यानी कि पॉलीगेमी, बाल विवाह एवं कुलीनावाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी के साथ साथ होता रहा था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एमजी रानाडे के द्वारा। किस वर्ष? 1887। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है और दूसरी तरफ प्रवर्तक हैं। ऑप्शंस देखते हैं। ए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। बी, सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी। सी, सेवा समिति, एचएन कुंजरू। या फिर ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, श्रीराम वाजपेयी। और ये आपसे आरएएस प्री में पूछा जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए पहला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। दूसरा है सोशल सर्विस लीग, एनएम जोशी, यह भी सही है। तीसरा सेवा समिति, एचएन कुंजरू, यह भी सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, यह गलत है, यह श्रीराम वाजपेयी के द्वारा इस्टेब्लिश नहीं की गई थी। ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन? ये आपके एमजी रानाडे के द्वारा। किसके द्वारा? एमजी रानाडे के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम चर्चा करें तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1900 वर्ष में, वर्ष याद रखना है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी, एनएम जोशी के द्वारा की गई। फिर चंदारकर इसके पहले अध्यक्ष थे। और वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू यानी कि एचएन कुंजरू द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर यदि हम आगे देखें तो देखिए सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वह रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास। ए, वेरी शेलिंगम द्वारा। बी, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा। सी, केटी तेलंग द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, गोपालाचार्यार द्वारा। और ये आपसे आरएएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है रिसेंटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वेरी शेलिंगम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित की गई थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर भी यदि हम देखें तो राजमुंद्री विधवा पुनर्विवाह संघ या फिर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वेरी शिलिंगम पुंतलू द्वारा की गई थी। ये हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। ऑप्शन है आपके पास। ए, बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप या संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर व्यापक हित मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। फिर आगे देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी क्या कहता है। ऑप्शन बी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ऑप्शन सी है, बहरामजी मालाबारी और एमजी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त संदर्भ में विकल्प ए, बी और सी में दिए गए व्यक्तित्व में से कोई भी सही नहीं है। देखिए एनालिटिकल क्वेश्चन है और पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने वहीं कांग्रेस में ही एक अलग ग्रुप
को तैयार होने को कहा कि वे सामाजिक सुधारों के लिए एक अलग मंच बनाएं और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। दूसरा कथन है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। और चौथा कथन है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में, एक ही प्रश्न में आपको कितने सारे जो जन आंदोलन हैं उनके बारे में पूछ लिया गया है। अब इन कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी है दूसरा और चौथा, और डी है आपका तीसरा और चौथा। और ये भी आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो देखिए एक एक करके पुनः इन कथनों को देखते हैं। सबसे पहले तो पहला कथन क्या कहता है कि आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, तो ये गलत है, हम जानते हैं 1875 में हुई। दूसरा कहता है लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। यानी कि जब वेदों के प्रमाण कुछ मांगे जा रहे थे कुछ चीज़ों में, क्या लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था? तो यह कथन भी गलत है, ऐसा नहीं था। तीसरा है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, तो यह आपका बिल्कुल सही कथन है। चौथा है, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, यह भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हो जाते हैं? तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 इसका यहाँ पर सही उत्तर है। तो देखिए, और विनोबा भावे ने जो ये सर्वोदय समाज की स्थापना की थी, ये कब की थी? जब देश आज़ाद हो गया और शरणार्थी भारत में आ रहे थे, उस समय इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है, सर्वोदय समाज किसका था? ये विनोबा भावे का था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। देखिए क्या क्या नाम दिए गए हैं। पहला, धार्मिक असुविधा कानून। दूसरा, सती निषेध रेगुलेशन। तीसरा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। और चौथा, राज्य हड़पने का सिद्धांत। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ए केवल एक, बी 1 और 3, फिर देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन है 3 और 4, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें क्या क्या दिया गया है, 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे। तो देखिए धार्मिक असुविधा कानून जो है, इस प्रकार का कोई भी कानून हमें देखने को मिलता ही नहीं है। इसके अलावा फिर यदि हम देखें तो आगे बात की गई है आपसे सती निषेध कानून की। किसकी? सती निषेध। तो देखिए सती निषेध के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये आपका कब आया था? विलियम बेंटिक के समय 1829 में आया। तो यानी कि पहला और दूसरा तो बिल्कुल ही जिस जिस ऑप्शन में है वो सारे ऑप्शन आपके हट गए। फिर हम बात करते हैं आगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून की। तो देखिए विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो कब आया था? तो वह आपके आया था कब? 1855। देखिए ये कब आया? ये देखिए 1855 से प्रारंभ हुआ और 1899 के आसपास जो है यह आपका आया था। कब? 1899 के आसपास। तो यह भी नहीं था। और राज्य हड़पने का सिद्धांत, ये तो हम जानते हैं कि 1848 में ही आ गया था। तो यहाँ पर इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो यह आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन था। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब देखिए आगे हम इस पर चर्चा कर लेते हैं जिससे सारी चीज़ें हमको स्पष्ट हो जाएं अच्छे से। तो देखिए धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित हुआ ही नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया। जाति अक्षमता कानून 1850 में पारित हुआ था। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया।
विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया था। फिर 1855 में पुनः उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो अंत में 1899 में आपको यह चीज़ देखने को मिलेगी। फिर सती बैन की गई 1829 में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। और राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 में ही आ गया था। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है आपके पास ए 1856, बी 1858, सी 1859 या फिर ऑप्शन डी 1862। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1856 में आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? किस चीज़ से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन है आपके पास ए सती प्रथा, बी बाल शिशु हत्या, सी स्त्री शिक्षा या फिर ऑप्शन डी विधवा पुनर्विवाह। तो देखिए डी.के. कर्वे की यदि हम बात करें तो ये स्त्री शिक्षा से संबंधित थे और विधवा पुनर्विवाह से भी। तो यहाँ पर सी एंड डी दोनों ही इसके उत्तर होंगे। तो ये आपका एक डिलीटेड क्वेश्चन है, पर यहाँ पर हम इनके बारे में बात जरूर करेंगे कि डी.के. कर्वे जो थे वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक रहे हैं। उन्होंने अपना मुख्य कार्य जो है स्त्री शिक्षा के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए किया था, और उसके लिए उन्होंने राणा डे के साथ मिलकर एक आश्रम भी चलाया। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इन्होंने विधवा आश्रम संघ भी बनाया था। तो यह चीज़ भी हमें याद रखनी है इनके बारे में, जहाँ पर विधवाओं को रखते थे और उन्हें पढ़ाया भी जाता था। इसके अलावा इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने क्या किया था। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की यदि हम बात करें तो 1916 में बॉम्बे में क्या किया इन्होंने? तो बॉम्बे में देखिए इन्होंने पहला महिला फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, क्या फर्स्ट महिला विश्वविद्यालय या फिर फर्स्ट महिला यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? बॉम्बे में। किसके द्वारा? डी.के. कर्वे द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है इनके बारे में। अब देखिए यहाँ पर भी हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए डी.के. कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने विधवा विवाह, देखिए क्या विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा, इसलिए इसका उत्तर सी एंड डी था, पहले ही हमने बताया, के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की भी स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को शिक्षिकाओं, परिचालिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंदो केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। उन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय यानी कि फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अभी भी बताया था क्या क्या चीज़ें आपको डी.के. कर्वे के बारे में याद रखनी है। सबसे पहले किन क्षेत्रों से संबंधित रहे? तो ये आपके विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा, इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित रहे हैं आपके कौन? डी.के. कर्वे। फिर आगे हमें याद रखना है इन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया, विधवा आश्रम संघ बनाया और 1916 में बॉम्बे में इन्होंने पहली महिला यूनिवर्सिटी भी खोली थी। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन है आपके पास ए एनी बेसेंट, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी एम.जी. राणा डे और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन रॉय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वे जो हैं सफल रहे थे विधवा पुनर्विवाह के लिए एक कानूनी रूप से वैधता उसे दिलाने के लिए। कब? विधवा पुनर्विवाह एक्ट यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट जो आया था, कौन सा? तो देखिए इसकी हमने बात करी थी, विडो रीमैरिज एक्ट आपका कब आया? तो यह आया था 1856 में। किसके प्रयत्नों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से। यह चीज़ हमें यहाँ पर याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी चर्चा की गई है कि कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया।
उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे या संबंधित थी, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। ऑप्शन है ए एनी बेसेंट, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर ऑप्शन डी यहाँ पर आपको दिया गया है सरोजनी नायडू। इनमें से आपको बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर है, कौन सा सही उत्तर है आपका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित था, और उस हिंदू फीमेल स्कूल को बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल से के नाम से जाने लगा? तो कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए ऑप्शन है ए सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, बी सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, सी सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे। तो देखिए यहाँ पर आपको इनको पढ़ते ही पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है, यह गलत कथन है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हीं के प्रयासों से तो सती प्रथा अंत की गई थी, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। अगला प्रश्न देखते हैं। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? ऑप्शन है आपके पास ए बाल विवाह, बी शिशु हत्या, सी सती, या फिर ऑप्शन डी गुलामी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गुलामी, या फिर दासता जो होती थी, दास प्रथा, उसको गैर कानूनी घोषित किया गया। किससे? 1843 के एक्ट 5 के तहत। अब देखिए यहाँ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो लॉर्ड एलिनबरो के काल में, ये हम आपके गवर्नर जनरल और वायसराय वाले चैप्टर में भी कर चुके हैं। वहाँ पर 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी या दासता को गैर कानूनी बना दिया था। देखिए आगे बात करें तो 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई जिसमें दासता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 में समस्त भारत में दासता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकार दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए थे। तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर क्या चीज़ याद रखनी है कि देखिए गैर कानूनी बनाया गया दासता को या गुलामी को किस एक्ट के तहत? एक्ट 5 1843। लेकिन इसका जिक्र कहाँ किया गया था? तो इसका जिक्र सबसे पहले 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन है आपके पास ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी केशव चंद्र सेन, या फिर ऑप्शन डी श्यामचंद्र दास। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिसमें यदि हम बात करें तो देखिए इसमें क्या था? तो इसमें जो लड़कियां थीं यानी कि फीमेल्स की मिनिमम एज 14 साल बनाई गई शादी के लिए, और जो मेल हैं यानी कि बॉयज़ हैं उनकी 18 साल बनाई गई। और हमने आगे भी बात की थी कि इस एक्ट को पारित करवाने के लिए प्रयत्न किए केशव चंद्र सेन ने, और उन्होंने खुद ही ने ही इसका उल्लंघन कर दिया जब अपनी बेटी की शादी 13 वर्ष की उम्र में किससे करवा दी? कूच बिहार के राजा से करवा दी। फिर हमने चर्चा की थी कि वहाँ पर जो इनका भारतीय ब्रह्म समाज था उसका भी विभाजन हो गया था। तो वो आप कमेंट में बताइएगा कि किसने मिलकर के नया ब्रह्म समाज बनाया। अब देखिए यहाँ पर हम चर्चा करें आगे तो केशव चंद्र सेन ने 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी? 14 वर्ष, और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं क्योंकि उस समय ये किसमें थे? ब्रह्म समाज में थे।
अगला प्रश्न है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन है आपके पास ए 1870, बी 1872, सी 1874 या फिर ऑप्शन डी 1876। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1872। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र को कितना निर्धारित किया था? ऑप्शन है आपके पास ए 14 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 16 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष। हमने अभी चर्चा करी थी, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कितनी? 14 वर्ष, और जो बॉयज़ थे यानी कि लड़के, उनके लिए कितनी? 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अब देखिए यहाँ पर भी यदि हम इसकी चर्चा करें तो 1872 में एक कानून द्वारा, जिसे प्राय नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, यानी कि पॉलीगैमी, बहुपत्नी प्रथा, बहुविवाह। परंतु यह हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव भी नहीं पड़ा। एक पारसी सुधारक BM मालाबारी, इनकी भी हमने बात करी थी, इनके प्रयत्नों से कौन सा एक्ट पारित हुआ था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। तो देखिए ये भी एक यहाँ पर फैक्ट है जो याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने भी विरोध किया किसका? एज ऑफ कंसेंट एक्ट का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। तो देखिए यदि बाकी की चीज़ें आपको ना भी याद हों तो आप सम्मति आयु अधिनियम 1891 यानी कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं कि किस व्यक्ति के बारे में ये बात कही जा रही होगी। इस व्यक्ति को आपको अब पहचानना है। ऑप्शन देखते हैं तो देखिए, ऑप्शंस हैं आपके पास, ए दादा भाई नेरोजी, बी BM मालाबारी, सी BP वाडिया या फिर ऑप्शन डी नेरोजी फरदौन जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी BM मालाबारी। इनके प्रयत्नों से ही कौन सा एक्ट पास हुआ आपका? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। मिनिमम एज कितनी की गई? तो देखिए वो भी हम याद रख लेते हैं। मिनिमम एज फॉर गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए कितनी की गई? तो ये की गई आपकी 12 साल। ये आपके उस समय मिनिमम एज इसके तहत कर दी गई थी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे और थोड़ी बड़ी क्लास लेकर के इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, जिससे फिर हम आपके एक नए टॉपिक की ओर बढ़ सकें।